नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जैसा कि हम अकबर पर बात कर रहे हैं, हमने उसके केंद्रीय शासन व्यवस्था पर पूर्व में अध्ययन किया, पढ़ा, समझा। उसी प्रकार उसने अपने केंद्र का विकेंद्रीकरण कर प्रांत और सूबे के अलावा उसने जिले में भी शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत उसने प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिसमें प्रथम था फौजदार। जिले का प्रमुख सूबेदार को क्या कहते हैं? फौजदार। का कार्य शासन क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था कायम करना तथा कर वसूल करने में अमलगुजार की सहायता देना। क्या कार्य था? फौजदार का कार्य शासन क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था कायम करना तथा कर वसूल करने में अमलगुजार की सहायता भी देना। यह किसका काम था? फौजदार। अमलगुजार मालगुजारी एकत्र करने वाला होता था। जिले के खंजागी के कार्य उसे करना पड़ता था। खंजाजी अकाउंटेंट, महान है ना। अमलगुजार कौन था? मालगुजारी एकत्र करने वाला। जिले के खंजाजी का कार्य निरीक्षण करना पड़ता था। बित्तकिची, बीतीची तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है लेखक। क्या होता है? लेखक। उपजाऊ और बंजर जमीन को उसे दर्ज करना पड़ता था, है ना। जो जमीन कैसी होती थी, जो बंजर हो या उपजाऊ हो, उन दोनों का अंतर निकाल करके उसका लेखा शाखा करना किसका कार्य था? दर्ज करने का कार्य बितकची का, जिसको आज हम कहते हैं तहसीलदार। जो वो खजानदार का कार्य सरकारी आय को संभालना, सुरक्षित रखना, उसे केंद्रीय खजाने के लिए भेजना किसका काम था? खजानदार का। जिले में खजानदार का क्या कार्य था? सरकारी आय को संभालना, सुरक्षित करना और उसे केंद्रीय खजाने के लिए भेजना। सिक्खदार परगने का मुख्य प्रबंधक अधिकारी होता था और साम्राज्य प्रशासन के लिए वह उत्तरदायी होता था। वह फौजदारी मामले में भी निपटाया करता था। कौन? सिक्खदार, जिसको हम कह सकते कलेक्टर, है ना। परगने का मुख्य प्रबंधक अधिकारी और साम्राज्य प्रशासन के लिए वही उत्तरदायी होता था और फौजदारी मामले भी निपटाया करता था। आमिल, इसका मुख्य कार्य नियत करना। क्या नियत करना? कर को नियत करना और मालगुजारी एकत्रित करना किसका कार्य था? आमिल का। जैसा आलमगुजार का था, है ना, वैसा ही किसका था? आमिल का। फौतदार परगने का खंजाची फौजदार होता था। कौन होता था? फौतदार परगने का खंजाची फौजदार होता था। कानूनगो परगने के पटवारियों का अफसर होता था। अब्दुल फजल ने कानूनगो को कृषकों का आश्रय कहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कानूनगो को परगने के पटवारियों का अफसर होता था। अबुल फजल ने कानूनगो को कृषकों का आश्रय कहा है। इसके पश्चात सेना और मनसबदार शाही सेना के अंतर्गत उच्च पद प्राप्त अधिकारी थे। मनसबदारों में बहुत से विदेशी, तुर्क, ईरानी, अफगानी और भारतीय राजदूत थे। सवार इस बात का द्योतक था कि मनसबदारी के अधीन एक निश्चित संख्या में घुड़सवार था। मनसब में भी 3 श्रेणियाँ थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एक मनसबदार प्रथम श्रेणी में तभी आ सकता था जब उसका सवार और जात दर्जा एक समान होता था। जैसे 5000 जात और 5000 सवार। यदि उसका सवार दर्जा जात से कम होता था किंतु आधे से कम नहीं, तब वह द्वितीय मनसबदार होता था। यदि उसका सवार दर्जा जात दर्जे से कम होता था,
एक तो देखो, यदि उसका सवार दर्जा जात दर्जे से कम होता था, किंतु आधे से कम नहीं, मतलब जैसे 5,000 जात है और 5,000 सवार है, लेकिन 5,000 जात है और उसके 3,000 सवार है, तो द्वितीय मनसबदार कहलाता। यदि सवार दर्जा जात दर्जे से कम होता, यदि सवार दर्जा जात दर्जे से कम होता था तो सवार दर्जा बिल्कुल नहीं होता था, है, या सवार दर्जा बिल्कुल नहीं होता था तो उसको तृतीय मनसबदार कहते हैं। जैसे जिसके पास सवार का अर्थ होता है सैनिकी की संख्या रखने वाला, है ना। कुछ मनसबदार सैनिक दर्जों का संचालन करते थे, इन सैनिकों को दाखिली कहा जाता था। इसके अंतर्गत सज्जन सैनिक होते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अहदी। कुछ मनसबदार सैनिक दलों का संचालन करते थे जिन्हें दाखिली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दाखिली। कुछ मनसबदार सैनिक दलों का संचालन करते थे, इन सैनिकों को दाखिली कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सज्जन सैनिक होते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अहदी कहा जाता था। घुड़सवार सेना। घुड़सवार दल सेना की सबसे प्रमुख शाखा थी। इसे सेना में मुख्यतः दो प्रकार के सैनिक थे। वर्गीर, जिन्हें घोड़े अस्त्र और वस्त्र राज्य की ओर मिलते थे। वर्गीर, जिन्हें घोड़े अस्त्र वस्त्र राज्य को मिलते। सिलेदार, जो अपने शस्त्र घोड़े स्वयं लाते थे। सिलेदार। उसके बाद पैदल सेना। अकबर की सेना में बंदूकचियों की संख्या 1200 थी, है ना। इसमें शमशीरवान, तलवारबाज। हाथी सेना। अकबर ने हाथियों की एक बड़ी सेना तैयार की थी। सेना का विभाजन मनसूबदारी ढंग पर हुआ था। दाग महाली। सेना के हाथी घोड़ों पर दाग लगाने के लिए नामक एक पृथक विभाग था, जिसका प्रबंध क्लर्कों की सहायता से होता था। दागमाली। वीत, कर लगाने के 4 साधन थे। खराज, खम्स, जकात, जजिया और अंतिम दोनों कर धार्मिक थे। कौन से? जकात और जजिया। साम्राज्य की आय के साधन मुख्य 2 भागों में थे, केंद्रीय और स्थानीय। केंद्रीय में आय में व्यापार, टकसाल, उपहार, उत्तराधिकारी, नमक, चुंगी, जमीन कर लगाकर वसूल करती थी। इसमें भूमि कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद साधन था। स्थानीय आय में चुंगी, नाव, सड़क पर तथा बहुत कुछ करों द्वारा होती थी। अवबाव तथा जकात कर दो प्रकार था। पहला मुसलमानों से वसूल किया जाता था, और दूसरा पशुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर लगाया था। अवबाव। बंदरगाहों पर 21.2% से 5% तक वसूल किया जाता था। नक्श प्रणाली, जो कुनकुत नाम से प्रसिद्ध थी, इसमें फसल की नाप जोत किए बिना ही जमीन की पैदावार का एक साधारण सा अंदाज लगा दिया जाता था। हम इस पे आगे बात करेंगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, है ना।